Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So this is the Hindu newspaper analysis for 23rd of November 2024. 23 नवंबर का पूरा एनालिसिस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अब अजरबैजान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है। बहुत ज़्यादा मतलब कि चूंकि ये COP29 भी हुआ है और इसके पहले भी न्यूज़ में था। रशिया का बॉर्डरिंग कंट्री है तो ऑलरेडी न्यूज़ में रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इस बार अपन देख लेते हैं इसका मैप और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज, ठीक है ना। तो अजरबैजान जब आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा। अजरबैजान ऊपर एक रशिया वाला पार्ट है जो बॉर्डर करता है। देखो 5 कंट्रीज को बॉर्डर करती है ना। 5 कंट्रियां इसको बॉर्डर करती है। तो एक तो रशिया हो गई, दूसरी आपकी जॉर्जिया हो गई, तीसरी आपकी अर्मेनिया हो गई, चौथी आपकी टर्की हो गई एंड पांचवी आपकी इसमें द फिफ्थ वन इज ईरान, है ना। टर्की से देखो यहाँ बहुत छोटा सा पार्ट टर्की से टच करता है और ईरान से भी टच करता है, ठीक है ना। तो अजरबैजान को टच करने वाली ये 5 कंट्रीज हैं, रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की एंड ईरान। और वाटर बॉडी जो टच करती है वो है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी भी अजरबैजान को टच करता है, ठीक है ना। तो दिस इज वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कैपिटल आपको पता है इसकी बाकू है। और इसका जो कोड अगर आपको याद करने में कोई दिक्कत हो रही है, वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 ही कंट्रीज हैं इसको करने में। देखिए आप रागित करके याद कर सकते हैं। रागी तो आपको याद है, रागित, है ना। रशिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ईरान एंड टर्की। तो रागित करके जो 5 कंट्रीज हैं वो टच करती हैं, है ना, टू दिस अजरबैजान, ठीक है। अब अजरबैजान में दिक्कत क्या चल रही है, देखो तो COP29 चल रही है। अब वो एक्सटेंडेड पीरियड में आ गया है, लेकिन अभी भी NCQG जो था, यानी कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो था फॉर क्लाइमेट फिनेंस, वो अभी तक नहीं डिसाइड हो पाया है। और इनफैक्ट ये इतना मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो $1 ट्रिलियन के आसपास मांग रही हैं, और वहीं पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कह रही हैं कि हम केवल आपको $250 बिलियन दे सकते हैं बाय 2035, है ना। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है कि अगर हमको पैसे नहीं मिले, और इनफैक्ट अगर हमको $700 बिलियन के आसपास तो अंटिल 2030 चाहिए होगा, और यही ये मतलब जब तक आप ये $1 ट्रिलियन के आसपास नहीं दोगे तब तक हम कैसे ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू द क्लाइमेट एफिशिएंट और क्लाइमेट रिलायंट जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनमें कैसे कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है। अजरबैजान के ऊपर काफ़ी कुछ रहता है क्योंकि प्रेसिडेंसी का बहुत बड़ा रोल रहता है। देखते हैं किस तरीके से वो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड एक गोल बना पाते हैं, और जो कि डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों कंट्रीज को मतलब वो करे, एग्री हो। तो दैट इज वन थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आर्टिकल। आगे मूव करते हैं। सोशलिज्म इन इंडिया मीन्स अ वेलफेयर स्टेट नॉट अ डिक्टेटोरियल डॉगमा, CJI। जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं संजीव खन्ना जी, उनका ये कहना है कि जो इंडिया का सोशलिज्म है इट प्राइमरली मीन्स अ वेलफेयर स्टेट। बिल्कुल सही बात भी है। सोशलिज्म जो इंडिया का जो हमारा इंडिया का सोशलिस्टिक पैटर्न है वो कम्युनिस्ट नेशन जैसा नहीं है। सोशलिस्टिक पैटर्न हमारा डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल स्टेट के पास है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पूरी बैंड है, ऐसा कुछ तो है नहीं। नॉर्मली जो कम्युनिस्ट व्यू होता है उसमें होता है कि भाई सब कुछ स्टेट हैंडल करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जो है वो खत्म हो जाता है, जो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी है। वहीं पे जो इंडियन सोशलिज्म है वो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मेरिट को भी उतना ही बढ़ावा देते हैं, हमारे यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ जो मेन सोशलिज्म है वो है वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे सब्सिडीज प्रोवाइड करती है या आपके MSPs प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए अलग से काम करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे वेलफेयर कंसेप्ट जो होता है वो यही कि सोसाइटी में मेरिट भी होगा, सोसाइटी में कंपटीशन भी होगा, हायर क्लास लोअर क्लास भी होगी, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके बेनिफिट के लिए फिर गवर्नमेंट काम करेगी। गवर्नमेंट विल बी द प्रोवाइडर फॉर सम एंड फैसिलिटेटर फॉर अदर्स, ठीक है ना। याद रखिएगा, गवर्नमेंट के लिए जो सोशलिज्म में आप लिख सकते हैं, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडर फॉर सम एंड फैसिलिटेटर फॉर अदर्स। प्रोवाइडर फॉर हुम, जो जिनके पास कुछ नहीं उनके लिए गवर्नमेंट प्रोवाइडर भी है, और जिनके पास सब कुछ है उनके लिए फैसिलिटेटर है कि उनको गवर्नमेंट रोकेगी नहीं, उनको फैसिलिटेट करेगी, भाई आप और आगे जाओ, है ना। चाहे स्टार्टअप स्कीम्स देख लो, चाहे आप ये इंटरेस्ट सबवेंशन देख लो, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, है ना। तो हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर से भी बेनिफिट है, हमारे गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर भी बेनिफिट है, और पब्लिक जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे गवर्नमेंट फ्री गुड्स भी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। FTA negotiations with India to restart in early 2025। अब यूके के साथ हमारा FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो हम शुरू करने वाले हैं। अब आपके लिए बड़ा सवाल ये है कि भैया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ऐसे करती है कि वहां पे फ्रीली ट्रेड कर सके, बिना किसी टैरिफ बैरियर के, बिना किसी इन चीजों के आप ट्रेड कर सके। तो अभी इंडिया और यूके में टर्म्स जो है उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के वो डिसाइड हो रहे हैं ना, अभी भी डिसाइड नहीं हो पाए हैं। 2025 से ये रिस्टार्ट होगा। बहुत दिनों से ये बात चल रही है,
आई थिंक 2006-7 के आसपास ये बात चल रही है, बट अभी तक ये हो नहीं पाया है। अब बहुत सारे एफटी है इंडिया के, वो मैं सोच रहा था एक बार आपको लिस्ट बता दूं, क्योंकि मेरे को याद है अच्छे से 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में कि इनमें से किस कंट्री के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो जो बायलेटरल एफटीएज है, मतलब कि बायलेटरल जो हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, वो कौन कौन सी कंट्रीज के साथ है, तो हमारा श्रीलंका के साथ है, जिसको इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं, ISFTA 2000 में आया था। इसके अलावा सिंगापुर के साथ है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसके अलावा साउथ कोरिया के साथ है हमारा, जापान के साथ है, यूएई के साथ है। यूएई के साथ तो अभी हाल ही में हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। ये एफटीए हालांकि नहीं है, सब डिफरेंट फॉर्म्स के हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ वही लिखना आप लोग, है ना। तो CEPA किया था। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने ECTA किया था 2022 में। ECTA यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। कल मैंने डिफरेंस बताया था आपको कि जब कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप होती है और जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इतना है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में सारे कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजें देखी जाती हैं, गुड्स भी, सर्विसेज भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी। और ECTA में केवल हम ट्रेड रिलेटेड चीज़ें देखते हैं कि ट्रेड प्रॉपर हो सके, उसको फैसिलिटेट कैसे किया जाए, ठीक है ना। और इसी के साथ अलावा आसियान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, याद रखिएगा। रीजनल FTA में आसियान कंट्रीज के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं उसको। 2010 में हमने गुड्स के लिए किया था एंड 2015 में हमने सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट के लिए कर दिया। 10 कंट्रीज इसमें आसियान मेंबर जो है कवर्ड है। कौन कौन सी 10 मेंबर्स हैं आसियान की, तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक है। फिर सार्क के साथ हमारा साफ्टा, आपको पता होगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, 2006 में साइन हुआ था। इसमें सार्क के अंतर्गत इंडिया आता है, अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, मालदीव्स आता है, नेपाल आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है। याद रखिएगा म्यांमार नहीं आता सार्क के अंदर। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, म्यांमार को कर देते हैं, और यूपीएससी जब क्वेश्चन भी पूछेगा ना आपसे तो सार्क में म्यांमार जरूर ऑप्शन में देगा, तो कंफ्यूज नहीं होने का है, ठीक है। एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हमने मर्कोसर के साथ भी किया हुआ है। मर्कोसर मतलब कि आपका जो अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे वाली जो ग्रुपिंग है उसके साथ भी किया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, द प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड द CEPAs एंड ECTAs, है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक सेकंड पहले मैं न्यूज़ देख लेता हूँ कि न्यूज़ ऐसी कोई ना हो जो मिस हो जाए, ठीक है। तो ये एक दो हो गई। इंडियन सोशलिज्म में भी हमने देख लिया। देन अजरबैजान का मैप हमने देख लिया। ओके, सो दीज आर द थ्री न्यूज़ आइटम्स एज ऑफ नाउ। अब एडिटोरियल पार्ट में जो पहला एडिटोरियल है वो है अंडरस्टैंडिंग द चेंजिंग फेस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस। देखो इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस 2 फैक्ट बताए गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या चीज़ बताई गई कि पहले जो जिस तरीके का हमारे ऊपर अटैक्स होते थे, या जो जिस तरीके के हमें इंटरनल ट्रबल्स थे, जो टेररिज्म था, जो नक्सलिज्म हमको फेस करना पड़ता था, वो डिफरेंट है। और प्रेजेंट में जो है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? ऑथर ने कहा कि आइडियोलॉजिकल शिफ्ट अब देखने को मिल रहा है। इनिशियली जब आपको स्टार्ट हुआ था, यानी कि जो नक्सलाइट मूवमेंट हो, चाहे आप तेलंगाना वाले रीजन में जो अटैक देख लें, या तिभागा मूवमेंट में जो आप देखेंगे, तो ऑल दीज वर कम्युनिस्ट इंस्पायर्ड। ये कम्युनिस्ट इंस्पायर्ड थे, यानी कि लेफ्ट विंग वाले थे, है ना। दीज वर द लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी विच वॉज देयर। प्रेजेंटली अगर आप देखें तो इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइट विंग टेररिज्म नाउ, है ना। तो ऑथर का यहाँ पे ये कहना है कि दिस इज नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइट विंग, है ना। जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है दैट इज फ्रॉम लेफ्ट विंग टू द राइट विंग। देखो लिखा भी है द राइट विंग्स स्प्रेड। तो ऑथर ने वही कहा कि पूरे वर्ल्ड में भी आपको देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप का सेलेक्ट होना, या फिर जायर बोल्सोनारो का सेलेक्ट होना ब्राजील में, ट्रम्प ऑफ द ट्रॉपिक्स बोलते हैं उनको। तो ऐसी जो चीज़ें हैं दे आर हाईलाइटिंग दैट द राइट विंग फिलोसफी इज स्प्रेडिंग एंड मेनी न्यू अडहेरेंट्स आर देयर, जो कि ये राइट विंग टेररिज्म कर रहे हैं ना, जहाँ पे यू विल फाइंड नेशनलिस्टिक फर्वर और शॉविनिज्म काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट हैज़ बीन द शिफ्ट नाउ, है ना। तो द फॉर्म ऑफ वायलेंस हैज़ चेंज, द फिलोसफिकल बायस हैज़ चेंज। पहले कम्युनिस्ट हुआ करता था, अब वो ज़्यादा शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द राइट विंग, है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने एक तिभागा मूवमेंट का नाम लिखा है, तो मैं आपको एक तिभागा मूवमेंट के बारे में बताता हूँ, है ना। इट वाज इन बंगाल। याद रखिएगा तिभागा मूवमेंट जो था वो बंगाल में स्टार्ट हुआ था 1946-47 के आसपास। जैसे हम आज़ाद हुए थे ना वैसे हुआ था। एंड तिभागा मूवमेंट जो थी एक
पीजेंट अपराइजिंग थी बंगाल की, जिसको शेयर क्रॉपर्स, जिनको बरगदार्स बोलते हैं ना, जो आपके अधिया तिहा में वो करते हैं, मतलब आधा लैंड लेकर के आपका वो उगाते हैं, वो खेती करते हैं और आपको थोड़ा बहुत उसका पार्ट देते हैं, वो खुद थोड़ा बहुत रखते हैं, ठीक है ना। तो वो शेयर क्रॉपर्स जो होते हैं ना, बरगदार्स बोलते हैं उनको। बरगदार्स ने तिभागा मूवमेंट स्टार्ट किया था क्योंकि उनको फेयर शेयर नहीं मिल रहा था उनके प्रोड्यूस का, और इस मूवमेंट को इनिशिएट किया था देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। तो आप देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको इनिशिएट किया था और नॉर्थ बंगाल से स्टार्ट हुआ था, और उन्होंने डिमांड मेन की थी कि जो लैंडलॉर्ड का शेयर है वो अभी 50% से घट करके 33% हो जाना चाहिए हार्वेस्ट का, और बाकी उनको मिलना चाहिए, ठीक है ना। दिक्कत क्या थी कि जमींदार और जोतेदार जो होते थे, देवर वेरी मच मतलब एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के रहते थे, शेयर क्रॉपर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। बंगाल में ऑलरेडी फेमाइन हो चुका था 1943 में, जिसके कारण आपका वहाँ भी कंडीशन पीजेंट्स की बहुत अच्छी थी नहीं, एंड सीपीआई जो था दैट वाज स्प्रेडिंग इट्स आइडियोलॉजिकल बायसेस एंड ऑल, सो दैट इज व्हाई द मूवमेंट स्टार्टेड। तो तिभागा मूवमेंट चूंकि इस आर्टिकल में आया था, मैंने आपको बता दिया, आई होप यू विल रिमेंबर दैट तिभागा मूवमेंट, और उसको कभी क्वेश्चन आया तो कर भी लोगे आप लोग। दूसरा जो आर्टिकल है वो है अर्जेंट डेडलाइन। अब ये पॉवर्टी एंड क्लाइमेट चेंज मस्ट बी टैकल्ड अर्जेंटली बाय द G20। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो अभी हंगर एंड पॉवर्टी, अगर आप SDG पढ़ें यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ें, तो उसमें वन ऑफ द गोल्स, इनफैक्ट पहला दूसरा गोल ही आप देखेंगे तो पॉवर्टी और हंगर को दूर करने का है, ठीक है ना। उसके बाद बाकी चीज़ें हैं, लेकिन पॉवर्टी एंड हंगर सबसे बड़े गोल हैं। अभी रिसेंटली जो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा, उनका ये कहना है कि पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए ही हैज़ इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज़, जैसे कि उन्होंने टैक्सिंग द सुपर रिच, है ना, 2% वेल्थ टैक्स लगाया है ऑन द वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट टू जनरेट मोर देन $200 बिलियन इन रेवेन्यू। 2% का वेल्थ टैक्स की बात की है ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ने, ठीक है ना। एंड लेकिन G20 के डिक्लेरेशन में ऐसा कुछ आ नहीं पाया। प्राइम मिनिस्टर यहाँ में मेन चीज़ वही है, ऑथर ने वही कहा कि भैया अब जो अगला G20 है वो साउथ अफ्रीका में होने वाला है, ठीक है ना। एंड दैट इज़ वाई वी अर्जेंटली नीड अ सोल्यूशन फॉर पॉवर्टी एंड हंगर, क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि G20 की टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई, क्योंकि COP29 अजरबैजान में होने वाला था, एंड ऑब्वियसली बात है दैट वाज एन इशू, जो कि जिस कारण से लोग फोकस नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली, है ना। तो ऑल दीज आर देयर, बट मेजरली उनको हैंडल। आपके लिए छोटा सा सवाल मैं आपको देता हूँ, देयर इज़ अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, कि आप मुझे जो 17 टारगेट्स हैं, 17 गोल्स हैं, सॉरी SDG के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 17 गोल्स हैं, वो गोल्स आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो प्लीज़, राइट डाउन दोस्त। एक बार आपका भी याद हो जाएगा, और यूपीएससी देखो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है हर 1-2 साल में, भले गैप लेकर के पूछे तो पूछ सकता है। अ लेक इकोसिस्टम गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। अब ये आप देख सकते हैं, ये लेक इकोसिस्टम आपको दिख रहा होगा, इसमें कितनी मरी हुई मछलियां दिख रही हैं। ये अष्टमुडी लेक है, जो कि केरला में है ना, केरला में है अष्टमुडी लेक, और यहाँ पे आपको बहुत सारे फिश के रेमिनेंट्स देखने को मिलेंगे। इस न्यूज़ आर्टिकल में एक बहुत अच्छा टर्म यूज हुआ है, देखो, थोटा या नंचू, थोट्टा और नांचू, ये लिख लो यूपीएससी पूछता है ऐसे टर्म्स, थोट्टा या नांचू। व्हाट इज दिस थोट्टा एंड नांचू? तो एक तरीके की ये पॉइजन फिशिंग होती है, पॉइजन फिशिंग होती है, जहां पे एक्सप्लोजिव्स और पॉइजन दे करके फिशिंग की जाती है। इट्स अ इलीगल प्रैक्टिस, बट इट इज स्टिल रिमेनेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द लेक्स, है ना। एंड इसको मतलब इस वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रामसर कन्वेंशन के अंदर डेजिग्नेट किया गया था अष्टमुडी लेक को। ऑलरेडी इट्स अ रामसर साइट, आपको पता ही होगा, एंड इट इज डेजिग्नेटेड by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change as a wetland of international importance, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर आप देखें प्रेजेंटली द कंडीशन इज वेरी बैड, स्पेशली जो इसमें फिशेज हैं, जैसे कि 2 फिशेज के नाम लिखे, पर्ल स्पॉट और तिलापिया। ये याद रखना कि तिलापिया मछली जो होती है वो चिकन कहलाती है फिशिंग के मामले, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी इसका टेस्ट होता होगा, इसलिए शायद इसको आई थिंक चिकन ऑफ द वाटर बोलते हैं, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। तिलापिया फिश को बहुत अच्छी होती होगी, है ना। चूँकि मैं नहीं खाता नॉनवेज, इसलिए आई डोंट नो मच, बट जो करते होंगे तो उनको ज़रूर पता होगा। एंड इसके अलावा पर्ल स्पॉट भी एक फिश वेराइटी है, तो ये दोनों वेराइटीज़ भी लिख लेना, दे आर द वेराइटी ऑफ फिशेस, क्योंकि यूपीएससी पूछता ही रहता है, ये 3 नाम लिख के दे देता है और बोलता है किसकी वेराइटी है। तो पर्ल स्पॉट इज अ फिश वेराइटी, ये ज़रूर आप याद रखना। पर्ल स्पॉट मुझे थोड़ा लग रहा है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। फॉरेक्स रिजर्व की बात चल रही है, जरूर हम बात करेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो फॉरेक्स रिजर्व में बहुत सारी चीजें होती हैं। ये फॉरेन करेंसी का स्टॉक पाइल तो रहता ही रहता है, साथ ही बहुत अलग अलग चीजों से बनता है। बता देता हूँ एक एक करके। तो फॉरेक्स रिजर्व में सबसे पहले तो फॉरेन करेंसी कौन कौन सी, यूएस की डॉलर हो गई, यूरोपियन यूनियन की यूरो हो गई, ब्रिटिश की पाउंड स्टर्लिंग हो गई, जापान की जापानीज येन हो गई, है ना। इसके अलावा चाइनीज रेनमिनबी भी है आजकल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर द फॉरेन करेंसीज। देन गोल्ड रिजर्व्स की बात की जाती है, गोल्ड इसमें होता है, गोल्ड इज ऑल्सो कनेक्टेड। देन आईएमएफ का एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज अ पार्ट ऑफ फॉरेक्स, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट जो आईएमएफ में क्रिएट किया गया है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वो भी इसका पार्ट है। एंड रिवर्स ट्रांसपोजिशन, आरटीपी बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसपोजिशन, मतलब ये अमाउंट होता है कंट्री हैज कंट्रीब्यूटेड टू द आईएमएफ, एक कंट्री ने कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है और कभी आपको जरूरत पड़े तो उसका आप कुछ पार्ट जो है वो अपने नीड के टाइम पे ले भी सकते हो। तो ये जो होता है रिवर्स ट्रांसपोजिशन होता है, मतलब आप आईएमएफ में कंट्रीब्यूट करते हो और आईएमएफ से जब आपको जरूरत होती है तो आप उसको ले लेते हो, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स आर देयर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स ऑब्वियसली तो वो उसका पार्ट रहते हैं, जो स्पेशल उसमें रहती है जो, ठीक है। याद रखिएगा हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है कौन मैनेज करता है, तो ऑब्वियसली बात है इसको मैनेज करने का काम आरबीआई का है। द मैनेजर इज आरबीआई, तो आरबीआई ही मैनेज करती है, तो ये भी भूलना मत, है ना। आगे मूव करते हैं। लिस्ट ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स में कोकिंग कोल को इंक्लूड कर देना चाहिए। अब ऐसा सजेशन आ रहा है तो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स हैं। इंडिया में 31 क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिसको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और नीति आयोग ने रिकॉग्नाइज किया है। 31 की लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना। पहला एल्यूमिनियम है और जो बॉक्साइट होता है। सेकंड एंटीमनी, थर्ड है बेरिलियम, फोर्थ है बिस्मथ, फिफ्थ है कॉपर, सिक्स्थ है कोबाल्ट, सेवन्थ है क्रोमियम, कहाँ पहुँच गए, सॉरी, ओके, सिक्स्थ है कॉपर, सेवन्थ है क्रोमियम, एट्थ है ग्रेफाइट, नाइन्थ है गोल्ड, टेंथ है इंडियम, 11th है लिथियम, 12th है मैग्नीशियम, 13th है मोलिब्डेनम, 14th है निकल, 15th है नियोबियम, 16th है पैलेडियम, 17th है प्लैटिनम, 18th है फॉस्फोरस, 19th है पोटेशियम, 10th है REE यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स, 21 है रीनियम, 22 है सिलिकॉन, 23 है सिल्वर, 24 है स्ट्रॉन्शियम, 25 है टेंटेलम, 26 है टिन, 27 है टाइटेनियम, 28 है टंगस्टन, 29 है वेनेडियम, 30 है जिंक एंड 31 है जिरकोनियम। तो ये आपको 31 की लिस्ट देखनी है, इनको याद भी रखना है, ठीक है ना, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, तो याद रख लेना इसको। एमपॉक्स का राइज हो रहा है, राइज इन द एमपॉक्स केसेस। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि भैया अलर्ट जारी कर दो। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर का होता हुआ जिनीवा में है। एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स भी बोलते थे एंड इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, ये वायरल डिसीज़ है। इसमें फीवर होता है, मस्कुलर एक होता है, मसल दर्द देती है, बॉयल लाइक स्किन लीजन्स आ जाते हैं और ये डेडली भी होती है। ऐसा नहीं कि डेथ नहीं हो सकती, डेडली होती है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यंग बेलिनीज गर्ल प्रिजर्व द ट्रेडिशनल रेजांग देवा फेस्टिवल। तो अब ये दो चीज़ें इसमें आपको पता चल गई। एक तो रेजांग देवा फेस्टिवल है, याद रखिएगा, एक सेक्रेड बेलिनीज डांस भी है ये रेजांग देवा, इट्स अ सेक्रेड बेलिनीज डांस। बेलिनीज डांस वाला के बाली में होने वाला, जो बाली है ना, इंडोनेशिया बाली वाला, तो ये बाली में होने वाला डांस है रेजांग देवा एंड इट्स अ रिचुअल जिसमें 2 हफ्तों का एक फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं गुसाबा गोरेंग, नगुसाबा गोरेंग बोलते हैं। इट्स अ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल फॉर द हार्वेस्ट का फेस्टिवल है नगुसाबा गोरेंग। एंड नगुसाबा का मतलब होता है गैदरिंग ऑफ द गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो नगुसाबा गोरेंग और रेजांग देवा, इसमें डांस होता है। रेजांग देवा आपको पता है बेलिनीज डांस है, बाली में होने वाला। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको न्यूज़ में मजा आया होगा, समझ में आया होगा। दैट इज इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।